स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ गायत्री भी, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का जो आ रही सिडनी से। सिडनी के शॉपिंग सेंटर में जमकर चाकूबाजी हुई है। सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की यह खबर है, जहां पर चाकूबाजी के चलते करीब 10 लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि चाकूबाजी की अगर बात की जाए तो इसमें मौतों के साथ साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। 10 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। जहां पे एक तरफ पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है, तो वहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है। इस चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके आ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये सिडनी के शॉपिंग सेंटर की, जहां पे एक शख्स यहां पर जो है घुस जाता है। कई हमलावर यहां पे दिखाई दे रहे हैं जो जाकर के चाकूबाजी करते। शॉपिंग सेंटर था, भीड़ भाड़ वाला इलाका, काफी ज्यादा लोगों की वहां मौजूदगी, लिहाजा इस चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि पुलिस की गोली से एक हमलावर इस मामले में मारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शॉपिंग सेंटर में जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, अब ये बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा मिल रहा है कि एक हमलावर मारा गया है। पुलिस की गोली से मारा गया है हमलावर। एक हमलावर के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिडनी से, सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की घटना सामने आई और रिपोर्ट ये बता रही है कि चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत हुई है। हमले में कई लोग जख्मी भी हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस पूरे मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि एक हमलावर मारा गया है, पुलिस की गोली से मारा गया है ये हमलावर। तो शॉपिंग सेंटर के अंदर चाकूबाजी हुई है, चाकूबाज अंदर दाखिल हुए, लोगों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चाकूबाजी में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन अपडेट ये मिल रहा है कि पुलिस की फायरिंग में एक हमलावर भी मारा गया है। एक हमलावर की मौत हो गई है। पुलिस ने फायरिंग की और पुलिस की गोली से एक हमलावर मारा गया है। हालांकि कितने हमलावर थे अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई चाकूबाज दाखिल हुए अंदर और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला हुआ है। पंजाब प्रांत के 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। बस से उतारकर यहां पे गोली मारी गई है। 10 हथियारबंद लोगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। केटा तफ्तान हाईवे की यह वारदात है, जहां पर पंजाब प्रांत में 9 लोगों की हत्या कर दी गई और बस से उतारकर यहां पर गोली मारी गई है। 10 हथियारबंद लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके, जब पाकिस्तान से एक खबर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस से उतार करके हथियारबंद बदमाशों ने लोगों को बसों से पहले उतारा, इसके बाद लोगों को गोली मारी गई। यहां पे 10 हथियारबंद लोग थे। हालांकि कहां से आए थे, इनका उद्देश्य क्या था, क्यों टारगेट किया गया, ये बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल पंजाब प्रांत में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं आपकी। जब लोग बस से जा रहे थे तो पहले बस को रोका गया, बस से उतारा गया। 10 हथियारबंद लोग वहां पे पहले से मौजूद थे। लोगों को बस से उतारकर गोली मार करके इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई आपके, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बड़ा हत्याकांड हुआ है, जहां पर 10 हथियारबंद लोगों ने 9 लोगों की हत्या की है। ये 9 लोग बस में जा रहे थे सवार होकर, इस बस को रोका गया, बसों से उतारकर लोगों की यहां पे हत्या की गई, गोली मार के हत्या कर दी गई। केटा तफ्तान हाईवे की यह वारदात है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेटा तफ्तान हाईवे की यह घटना है, जहां पर एक बस में तमाम लोग जो सवार थे, ये बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। 11 ये जो आंकड़ा है वो जा पहुंचा है। 10 लोगों पर जिस तरीके से हमला किया गया था, बताया जा रहा है कि हथियारबंद जो लोग थे वो इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लोगों को नीचे उतारा गया बस से। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और साथ ही ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वही बस है जिसमें तमाम लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग सवार थे वो पंजाब प्रांत के थे और इन लोगों को पहले बस से उतारा गया और उसके बाद ताबड़तोड़ इन पर वार किए गए। और इस बीच अगली बड़ी खबर क्या रही है, अनामिका आपको बताएंगी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक युवक को एक बदमाश ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सड़क से कई लोग गुजरते दिखाई दिए और इसके बीच वो युवक भी वहां से जाता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रहे एक बदमाश ने गोली तान दी। वो युवक कुछ समझ पाता तभी उस बदमाश ने सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, जबकि वो युवक जमीन पर गिर गया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। इसी बीच एक बुजुर्ग वहां पहुंच गया।
जिन्होंने उस युवक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध होकर पड़ा रहा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और उसके बाद उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने 7.65 mm की बुलेट बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हैदराबाद की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। माधवी लता जो ओवैसी को टक्कर दे रही हैं, उन्होंने ओवैसी पर बयान दिया और कहा कि मैंने धर्म पर नहीं बल्कि ओवैसी पर बयान दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म को लेकर, श्री राम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। अब वक्त बैठने का नहीं है। माधवी लता ने यह बड़ा बयान दिया है ओवैसी पर, और साथ ही ये भी कहा कि मैंने धर्म पर नहीं ओवैसी पर बयान दिया था। ओवैसी ने श्री राम पर कॉमेंट किया था। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। माधवी लता हैदराबाद से ओवैसी को चुनौती दे रही है और इस चुनावी फाइट में लगातार हमले कर रही है माधवी लता। और एक और बड़ा बयान माधवी लता की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधा जवाब दिया ओवैसी को और ये भी साफ किया कि धर्म पर नहीं बल्कि ओवैसी पर बयान दिया। ओवैसी ने श्री राम पर कमेंट किया था। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको माधवी लता ने क्या कुछ कहा। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हैदराबाद में मुकाबला बहुत ज्यादा चुनौती भरा हो चला है ओवैसी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर लग रहा है कि हैदराबाद में फाइट बहुत टाइट है। हालांकि अब माधवी लता की ओर से जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि दरअसल ओवैसी ने श्री राम पर टिप्पणी की थी, जिसको लेके यहाँ पे माधवी लता ने जवाब दिया और ये भी कहा गया कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बोगस वोटर्स के आरोपों पर बोले ओवैसी, ये आरोप निराधार हैं। ओवैसी ने कहा कि आम चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वोटर्स की लिस्ट वही फाइनल करता है। माधवी लता ने लगाए थे बोगस वोटिंग के आरोप। लिस्ट ये कहा था कि बोगस वोटिंग लिस्ट दरअसल उसका इस्तेमाल कर ही ओवैसी जीतते हैं, इस तरह का आरोप माधवी लता की तरफ से लगाया गया था। इस पर ओवैसी ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। माधवी लता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोकस वोट है, जिसकी वजह से आराम से अब हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं और उनके वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे। और पहली बार ओवैसी जी को जब 5,13,000 वोट मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, मुझे पहले ये आपको साफ करने दीजिए, बताने दीजिए कि यहाँ पे आधा से ज्यादा बोगस वोट्स है और हम अब की बार पूरा प्रयास कर रहे हैं
अभी देखिए, जब ये इलेक्शंस साफ और न्यायबद्ध होंगे तो उनके जितने भी बोगस वोट्स है वो थोड़ी डाल पाएंगे। जब वो बोगस वोट्स नहीं डालेंगे तो अब आप देखेंगे हम लोग तकरीबन 2 लाख से आगे बढ़ चुके होंगे उनसे भी। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता लगातार ओवैसी पर हमलावर हैं। कैसे समीकरण बदल सकता है हैदराबाद की सीट पर चुनावी बाजी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उनका राज्य चलाने का मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे। ये धमकी नहीं है, ये खुली चुनौती है। ये फपकी नहीं है, ये है खुला ऐलान। ये बातें हवा हवाई नहीं, ये ओवैसी को मिल चुके चैलेंज का ठोस आधार है। जी हाँ, हैदराबाद के सबसे बड़े भाई माने जाने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को घर में चुनौती मिल चुकी है। और चुनौती देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि हैदराबाद की ही बेटी है। खास बात यह है कि ये मुस्लिमों को वोट बैंक नहीं समझती, ये उनका ख्याल रखती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं, उनके लिए लड़ती हैं और जूझती हैं। वो धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती। कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है। माधवी लता सिर्फ कहती नहीं है, वो काम करने में विश्वास रखती हैं और ये बात हर आम हैदराबादी जानता है। वो अगर कह रही हैं कि वो धर्म के आधार पर नहीं विकास के आधार पर काम करेंगी और उनका ये पहला मकसद महिलाओं का कल्याण होगा, तो ये एआईएमआईएम चीफ को पता भी है कि माधवी लता का ये ऐलान चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर माधवी लता ने जिस तरह से महिलाओं का साथ निभाया, उसे लेकर हैदराबाद की हर मुस्लिम महिला की दुआ उनके साथ है। शायद यही वजह है कि पहली बार अब ओवैसी को भी खतरे का एहसास हो रहा है। घर में घिर गए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, माधवी के आरोपों पर नहीं सूझा जवाब। कहते हैं मन में अगर एक बार डर समा जाए तो डर का वजूद जल्द खत्म नहीं होता। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हाल भी इन दिनों यही है। बीजेपी ने माधवी लता को हैदराबाद सीट से उम्मीदवार क्या बनाया, उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है। यहाँ तक कि ओवैसी बोगस वोट को लेकर लगाए गए आरोपों का भी सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रही है जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है कि जीएचएमसी से। कौन काम नहीं कर रहा इधर? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर। अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा। हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। बेशक एआईएमआईएम अध्यक्ष एक काबिल बैरिस्टर है और वो मुद्दों को घुमाना जानते हैं। अपनी उसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बोगस वोट के गंभीर आरोप को इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सवाल और आरोप सिर्फ इतने नहीं हैं। आरोप तो ये भी है कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट से करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाए गए हैं, जो एआईएमआईएम की जीत की वजह है। बहरहाल 4 दशकों से एआईएमआईएम ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा कर रखा है और शायद ये पहली बार है कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को घर में तगड़ी चुनौती मिली है और ये शख्सियत इतनी जबरदस्त है कि जिद पर अड़ जाए तो ये किसी को भी पटकनी दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बड़े महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, वो भी 24 घंटे बाद। जी हां, क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ईरान ने इजराइल पर अटैक की धमकी दी है, तो इजराइल ने भी माकूल जवाब देने का ऐलान कर दिया। और इस युद्ध की आहट के बाद से कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बताने लगाए थे बोगस वोटिंग लिस्ट के आरोप। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा मेरी टोपी से नफरत, मेरे वजूद से नफरत, आवाम देगी इसका जवाब। मीसा भारती ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में केवल पूंजीपतियों और अभिनेताओं को दिया गया था न्योता। यूपी के झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के दरभंगा में लूटकांड का मामला है सामने, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट के 2 लाख रुपए भी बरामद। गोवा के वास्को में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या, पुलिस ने 15-20 मजदूरों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डकैती और व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से पत्नी की मौत, पति हुआ जख्मी, खेत पर गेहूं की फसल काटते वक्त हुआ यह हादसा। यूपी के कासगंज में नहर में नहाते वक्त डूबे 5 लोग, 4 लोगों के शव बरामद, एक युवक अभी भी लापता, एनडीआरएफ युवक की तलाश में जुटी।